नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। जिंदगी के आसपास बिखरी कहीं अनकही बातों और घटनाओं को मैं अपनी छोटी छोटी कहानियों में पिरोती हूँ और आपको सुनाती हूँ अपनी आवाज़ में। आज फिर आपके लिए ऐसे ही एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आई हूँ। नाम है ग्रे। आइए सुनते हैं। आज का आखिरी फुटबॉल मैच समाप्त हो चुका था। लड़कों का वापस जाना शुरू हो गया था। कुछ घर के लिए निकल चुके थे और कुछ निकलने की तैयारी में थे। करण और कार्तिक भी वहीं अपने टर्फ लेग जोन ब्लास्टर्स के ड्रेसिंग रूम में घर जाने की तैयारी में लगे थे। और कैसा चल रहा है आपका फ्लैट्स वाला काम? कार्तिक ने तौलिए से गीले बाल और मुंह पोंछते हुए करण से पूछा। हाँ, बढ़िया चल रहा है, करण ने जूते के फीते बांधते हुए जवाब दिया। अभी पिछले हफ्ते ही एक क्लाइंट को डिजाइनर फ्लैट तैयार करके दिया है, काफी पसंद आया उसे। अच्छा, वेरी गुड, कार्तिक ने खुश होकर कहा। इसके बाद दोनों गप्पे मारते हुए टर्फ के मेन गेट से बाहर आए और अपनी अपनी कारों में बैठ अपने अपने घरों को चल दिए। आजकल महानगरों में लोगों में, खासकर युवाओं में, अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर सजगता काफी बढ़ी है। एक बड़ा तबका जो अमीर और मॉडर्न की परिधि में आता है, अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर बहुत गंभीर हो गया है। इसी के चलते इनका एक नया शौक तेजी से उभर कर सामने आया है। लोग फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल जैसे खेलों में अधिकता से शामिल हुए, जिसमें शारीरिक श्रम के साथ साथ मनोरंजन भी मिलता है। लोगों की इस अभिरुचि को देखते हुए ढेर सारे ऐसे क्लब्स उमड़ पड़े हैं जो आपको आपकी जरूरत और रुचि के अनुसार खेलने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। जैसे टर्फ की सुविधा उपलब्ध करवाना। टर्फ यानी बढ़िया आर्टिफिशियल घास से ढका हुआ और खेलने के लिए उपयुक्त बड़ा सा मैदान जो पूर्णतः जालीदार हो, हवादार हो, तेज रोशनी वाला हो और साथ ही पशु पक्षियों और अनचाहे लोगों से भी हर तरह से संरक्षित और सुरक्षित हो। इसके अलावा ये खेल के अनुसार जरूरी उपकरण भी उपलब्ध करवाते हैं। पर इन सबसे बढ़कर यहाँ लोगों को अपने प्रिय खेल खेलने के लिए अपने समान शौक वाले साथी खिलाड़ी भी आसानी से मिल जाते हैं। व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बने हुए हैं। हर मैच का शेड्यूल ग्रुप पर पोस्ट कर दिया जाता है। खेलने के इच्छुक लोग उस मैच में अपनी इन की एंट्री देने लगते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर सब कुछ एक निर्धारित समय के पहले ही फाइनल होता है। किसी भी मैच के लिए इन एंट्रीज का नंबर पूरा होते ही और एंट्रीज बंद हो जाती हैं, यानी सीट्स पूरी भरते ही बाकी इच्छुक खिलाड़ी वेट लिस्ट में आ जाते हैं। इसके बाद वेट लिस्टेड खिलाड़ी को खेलने का मौका तभी मिल सकता है जब कोई इन वाला खिलाड़ी किसी मजबूरी में न आ पाए और निर्धारित समय के पहले ही मना कर दे। एक बार अपनी इन की एंट्री भेज देने के बाद आप उसे आसानी से बदल नहीं सकते, क्योंकि ये एक सामूहिक निर्णय होता है और किसी एक के भी बदलने का प्रभाव पूरे समूह पर पड़ता है। इसलिए इसे आपको काफी गंभीरता के साथ लेना पड़ता है। यह एक सुव्यवस्थित सिस्टम होता है और धीरे धीरे इस नई और अमीर पीढ़ी की संस्कृति सा बनता जा रहा है। इस तरह इन 5 सितारा सुविधाएं देने वाले टर्फ में समान शौक रखने वाली मंडली के संग पूरी गंभीरता के साथ मैच खेलने का मजा ही कुछ और होता है। बदले में टर्फ के मालिकों को खिलाड़ियों से मिलती है मैच के हिसाब से एक मोटी रकम और सम्मान। यहाँ रेगुलर खेलने आने वालों में हर आयु वर्ग के लोग होते हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़कों के साथ साथ उन नौकरी पेशा हो चुके लोगों की संख्या भी कम नहीं जो सारे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे काम करने के अपने अवसाद को कुछ शारीरिक श्रम और पसंदीदा खेल के संग कम करना चाहते हैं। रोज मिलने से, साथ खेलने से जाहिरी तौर पर लोगों में अच्छी जान पहचान हो जाती है और कई लोगों में तो अच्छी गहरी दोस्ती भी हो जाती है जो सिर्फ खेल वाले दोस्त की परिधि से आगे निकल जाती है।
लेक जोन ब्लास्टर्स टर्फ में ऐसा ही एक जोड़ा था, कार्तिक और करण का। जहां 33 वर्षीय कार्तिक था एक B4 कंपनी का होनहार संवेदनशील मैनेजर, तो वहीं करण था एक स्थापित बिजनेसमैन या ब्रोकर जो लोगों को उनकी पसंद और सहूलियत के अनुसार डिजाइनर फ्लैट्स बना बना कर दिया करता था। उम्र होगी यही कोई 38-39 वर्ष। दोनों को ही देर शाम वाले बैच का समय सूट करता था। दोनों ही फुटबॉल के दीवाने और दोनों ही अपने काम के प्रति समर्पित। करण था बिल्कुल मस्त, किसी भी बात को गंभीरता से ना लेने वाला, कोमल हृदय वाला, सबकी मदद और केयर करने वाला। स्वयं आगे बढ़कर सबसे दोस्ती करता था। बड़े भाइयों के से स्नेह से ही वह फील्ड में लड़कों की चिंता करता था। उनके भले के लिए उन्हें दुलार से डांटता फटकारता था। उसकी इन्हीं आदतों के चलते हरेक का उसे एक अलग ही नाता जुड़ गया था, दिल का नाता। दूसरी ओर कार्तिक था स्वभाव से ही तीव्र बुद्धि का स्वामी, मैच्योर और संतुलित। दूसरे लड़के उससे किसी न किसी बात के लिए सलाह मशविरा लिया करते थे और वह पूरी ईमानदारी से सबको सही और अच्छी सलाह दिया करता था। करण को तो अक्सर कार्तिक की बातें ध्यान से सुनते और समझते देखा जाता था। कह सकते हैं कि इस जोड़ी बनने का एक प्रमुख कारण था करण का कार्तिक की ओर स्वयं आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। करण कार्तिक की यह प्यारी सी जोड़ी लेक जोन ब्लास्टर्स टर्फ के सभी लोगों की चहेती जोड़ी थी। बाकी लड़के जो अधिकतर 30 वर्ष के अंदर ही आते थे, इस बड़े भाइयों जैसी जोड़ी को काफी पसंद करते थे। और तो और लेक जोन ब्लास्टर्स का ओनर श्वेतांग भी इन्हें काफी पसंद करता था, क्योंकि कई बार छोटे लड़कों में होने वाले झगड़ों या बहस के मुद्दों को भी ये दोनों प्रेम प्यार से ऐसे ही सुलझा दिया करते थे। जब ये दोनों मैदान पर होते तो कुछ अनकहे नियमों का स्वतः ही सब पालन करने लगते थे। जैसे जहां बाकी लड़के आगे की पोजीशंस पर, जहां अधिक भागदौड़ होती है, खेलने के लिए लालायित रहते थे, वहीं ये लगभग तय सही था कि ये दोनों डिफेंडर की पोजीशंस पर ही रहेंगे, क्योंकि डिफेंडर की पोजीशन पर दिमाग का काम अधिक होता है, यानी भागने दौड़ने से अधिक काम तत्काल और सटीक निर्णय लेने का होता है। बल्कि अक्सर करण अपनी ओर से ही कार्तिक को सेंटर बैक पोजीशन पर ही भेज देता था, क्योंकि डिफेंडर की तीनों पोजीशंस यानी लेफ्ट बैक, सेंटर बैक और राइट बैक में सेंटर बैक ही सबसे महत्वपूर्ण और पसंदीदा पोजीशन मानी जाती है। इस तरह इन 1.5 वर्षों के अंतराल में ही इन दोनों के बीच एक सहज और सुलझी हुई दोस्ती पनप चुकी थी। एक भरोसेमंद और समझदार दोस्त हो, घर में प्यार करने वाली बीवी और परिवार हो, तो जीवन में और क्या चाहिए। हफ्ते के 5 दिन जमकर काम और वीकेंड पर जमकर आराम और मस्ती। कार्तिक को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वो शुक्रवार की शाम थी। हमेशा की तरह कार्तिक की उंगलियां तेजी से लैपटॉप के कीबोर्ड पर फिसल रही थी। कानों में ईयरपॉड्स ठुसे हुए थे और क्लाइंट के साथ कॉल चल रही थी। साथ ही दिमाग में मजेदार ख्यालों की बारात भी चल रही थी कि जल्दी जल्दी काम निपटाऊं और टर्फ में पहुंचूं। आज तो मैच में वाकई में मजा आने वाला था। उसके कई पुराने दोस्तों ने भी आज मैच के लिए इन एंट्री की थी और करण का तो इन था ही। क्लाइंट को मेल लिखते लिखते भी मुस्कुराहट आ गई थी चेहरे पर। जल्दी से काम खत्म कर 8:15 बजे तक वो घर से निकल लेगा। रास्ते में उसे दीपन और मिलिंद को भी पिक करना था। तभी उसका मोबाइल फोन घनघना उठा था। स्क्रीन पर करण का नाम फ्लैश हो रहा था। यस ब्रो, व्हाट्स अप? फोन उठाते हुए कार्तिक ने अपने खुशनुमा अंदाज में करण को विश किया। उधर से करण की परेशान लहजे में आवाज आई कि उसके करीबी दोस्त की तबीयत काफी खराब है और उसे 50,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। उसने आगे बताया कि अपने पैसे तो वो पहले ही इस दोस्त के इलाज में लगा चुका है, अब और पैसे उसके पास नहीं है, वरना वो कार्तिक से कभी पैसे नहीं मांगता। कल सुबह उस दोस्त के माता पिता गांव से यहाँ पहुंच रहे हैं। वे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना नहीं जानते हैं, इसलिए कैश लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वो लोग पहुंचेंगे, करण कार्तिक को उसका पैसा वापस कर देगा।
कार्तिक ने छूटते ही कहा, अरे पहले ही बताना चाहिए था। कौन से अस्पताल में हो तुम लोग, बताओ, मैं पहुंचता हूँ। पर जवाब में करण ने कहा, अरे नहीं, आने की जरूरत नहीं है, वो सब तो मैं मैनेज कर ही ले रहा हूँ, बस पैसे भेज दो। करण की गंभीर आवाज में बातें सुनता हुआ कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि वह करण को क्या जवाब दे। उसकी समझदारी और अनुभव उसे बता रहे थे कि जहां पैसा बीच में आता है वहां मामला गड़बड़ा ही जाता है। करण को वह बहुत पसंद करता था और उसे किसी भी सहायता के लिए मना करने का कोई सवाल ही नहीं था, पर यह मामला पैसों का था। इसके अलावा मांगी गई रकम भी बड़ी थी। पापा अब है नहीं, उसके ऊपर अपने परिवार की भी जिम्मेदारी है। आखिर इतना पैसा वह किस बिना पर दे दे। कोई अनजान आदमी होता तो उससे करने के लिए कार्तिक के पास कई सवाल थे, जैसे कि करण तो खुद ही इतने अमीर परिवार से है। अगर खुद के पैसे खत्म हो भी गए हैं तो घर में किसी से भी आर्थिक मदद ले सकता है। क्या सबूत रहेगा इस लेन देन का, कुछ पक्की लिखा पढ़ी तो हो, वगैरह वगैरह। पर करण से इस तरह के सवाल करना सही नहीं लग रहा था उसे। अजीब उलझन थी। दिल कह रहा था कि करण मुश्किल में है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। पैसों की खातिर वह अपने दोस्त को नाराज नहीं कर सकता। फिर उसे याद आया कि लगभग 6 महीने पहले भी करण ने उससे एक बार किसी के इलाज के लिए 25,000 रुपए मांगे थे, जो उसने नहीं दिए थे। पर उस बात का अपराध बोध अभी तक था कार्तिक के अंतस में। उसने निर्णय लिया कि पैसे दे देगा। तभी दिमाग ने उसे चेताया कि पैसे भेजने के पहले एक बार कंफर्म तो कर लो। अच्छा, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, कहते हुए कार्तिक ने फोन काटना चाहा, पर फोन बंद करते करते करण ने जैसे उसे मानसिक द्वंद्व से उबार लिया था। बोला, सुनो कार्तिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू गिव मनी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं कहीं और से ट्राई करता हूँ। मैंने अभी सिर्फ तुम्ही को कॉल किया क्योंकि तुम्ही पर मुझे सबसे अधिक भरोसा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है करण, मैं तो सिर्फ अपना कैलकुलेशन चेक कर रहा था कि अभी मेरा कहाँ कहाँ पैसा देना ड्यू है। एक्चुअली मुझे सोसाइटी का मेंटेनेंस पिछले हफ्ते ही देना था, मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, पर डोंट वरी, मैं अभी भेजता हूँ, कहते हुए कार्तिक ने फोन रखा। दिमाग में चल रहे प्रश्नों के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश करते हुए कार्तिक ने एक बार अपनी पत्नी विपाशा और माँ से भी बात की। उनकी राय थी कि एक बार उस दोस्त को अस्पताल में जाकर देख लिया जाए, फिर जो भी जैसी भी मदद चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए। पर अब सवाल यह उठा कि वो दोस्त कौन है, किस अस्पताल में है और किस तरह की मदद की जरूरत है उसे, ये सब कैसे पता चले। इसलिए करण को दोबारा फोन मिलाया गया, पर उसका कहना था, नहीं तुम परेशान मत हो, तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ही यहाँ पर, सब इंतजाम देख रहा हूँ, बस पैसे की जरूरत है मुझे। फिर उसने बताया कि डॉक्टर आ गए हैं और जल्दी ही फोन रख दिया। अब क्या किया जाए, ना दोस्त के पास जाया जा सकता है, ना उससे मिला ही जा सकता है, कोई फोन नंबर भी नहीं है। उस पर करण की गई आखिरी बात कि मुझे सबसे अधिक भरोसा तुम्ही पर था, इसलिए सिर्फ तुम्ही से मांगा है। मुझे पता है तुम किसी से कहोगे नहीं यह बात, ने कार्तिक को बहुत उद्वेलित कर दिया था। विपाशा के समझाने के बावजूद यह कहते हुए कि मेरा दोस्त मुश्किल में है, इस समय मैं उसके काम नहीं आऊंगा तो क्या फायदा मेरे होने का, मेरी दोस्ती टूट जाएगी यार, इतने अच्छे दोस्त को मैं खोना नहीं चाहता। कहते हुए कार्तिक ने करण को 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। साथ ही माँ और विपाशा को समझाता भी रहा कि कल सुबह तक की ही तो बात है, रुपए वापस आ जाएंगे। उस दिन करण मैच खेलने नहीं आया। सौभाग्य से एक दूसरा खिलाड़ी जो वेटिंग लिस्ट में था तुरंत आने को तैयार हो गया और मैच खेला गया था। दूसरे दिन सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर रात हो गई, पर पैसे नहीं आए, ना ही करण का फोन आया। अगले दिन शाम को कार्तिक ने करण को कॉल किया कि अब तेरा दोस्त कैसा है,
करण ने बताया, यार एक्चुअली वो सीरियस है, इसलिए मेरे दिमाग से उतर गया था। मैं आज रात ही तेरे पैसे भेजता हूँ। कल उसके पेरेंट्स यहाँ देर से पहुंचे, फिर हम ब्लड वगैरह के इंतजाम में लग गए थे तो पैसे भेजना रह गया। आज रात से अगली सुबह और फिर शाम हो गई। कुछ खटका लगा तो था मन में, पर सोचा कल ही बात करते हैं। इंतजार करते करते पूरा अगला दिन भी बीत गया। शाम को कार्तिक ने करण को कॉल किया, पर नो रिप्लाई था, न ही कॉल बैक हुआ। रात को सोने से पहले 2 बार और फोन मिलाया, पर फोन नहीं उठा। कार्तिक के मन में संदेह के बीज उपजने लगे थे। पर अगले ही दिन सुबह करण का फोन खुद ही आ गया। कार्तिक ने पूछा, अब कैसा है दोस्त? करण ने बताया, अभी भी सीरियस है। हम बहुत ज्यादा परेशान रहे इस बीच, इसलिए मैं तेरे पैसे नहीं भिजवा पाया। तू चिंता मत कर, आज मैं पक्का भिजवाता हूँ। इन परिस्थितियों में कुछ भी नहीं कह पाया कार्तिक। उल्टे स्वयं पर शर्मिंदगी भी हुई कि उसने करण के बारे में ऐसा क्यों सोचा। पर इत्मीनान भी हुआ कि करण पैसों की बात भूला नहीं है। उसने खुद ही इस बारे में बात की, पर पैसे उस दिन भी नहीं आए। अब मन में संदेह के बीज उपजने लगे थे। घर में चलते फिरते वह विपाशा को, माँ को अपने आप ही समझाने लगता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना करण पैसा वापस जरूर कर देगा। हालांकि घर में सभी समझते थे कि वो ये बात उन्हें नहीं बल्कि खुद को समझा रहा था। ये भी समझ रहे थे कि बात अब पैसों के नुकसान से अधिक इस दुख और शर्मिंदगी की थी कि उसका प्रिय दोस्त उसके साथ ऐसा कर रहा था। उधेड़ बुन में 2 दिन और बीत गए। अब करण का फोन बराबर नॉट रिप्लाइड था। इस बीच कार्तिक ने अपनी जरूरत बताते हुए करण को कई मैसेजेस भी किए, जो रीड तो किए जा रहे थे पर जवाब कोई नहीं आ रहा था। और अधिक इंतजार करना बेवकूफी होगी सोचकर करण ने अब श्वेतांग से बात कर उसे सारा किस्सा बताने की सोची। श्वेतांग ने चुपचाप पूरी बात सुनी और उसे भरोसा दिलाया। कहा, अच्छा मैं बात करता हूँ, करण कहीं फंस गया होगा, वह ऐसा नहीं है, तेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मिल जरूर जाएंगे। वो कभी लेता भी है तो वापस दे देता है। उसने काफी पहले मुझसे 4,000 रुपए लिए थे और कई दिन बाद वापस दे दिए थे, और अभी करीब 6 महीने पहले भी उसने मुझसे 10,000 लिए थे, वो भी वापस दे दिए थे। पर वास्तविकता यह थी कि कार्तिक को इस तरह की टेंशन में देखकर श्वेतांग भी अंदर ही अंदर टेंशन में आ गया था, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले ही उसने भी करण को 25,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। श्वेतांग से बात करके कार्तिक को राहत मिली। उसे लगा जब उसने श्वेतांग से भी 2 बार पैसे लिए हैं और दोनों बार वापस भी किए हैं, तो कार्तिक के पैसे भी जरूर वापस दे देगा। अधिक खुशी इस बात की थी कि उसका दोस्त उसके भरोसे के तराजू पर खरा उतरा था। पर उसकी यह खुशी अधिक देर तक नहीं टिकी रही। अभी भी कहीं कुछ तो था जो मन के किसी कोने में खटक रहा था। उसकी समझदारी उसे किसी और ही दिशा की ओर इंगित कर रही थी। उसने एक तीसरे करीबी दोस्त विश्वनाथन, जिसकी करण और श्वेतांग दोनों के साथ घनिष्ठता थी, फोन मिला दिया। हालचाल पूछने के बाद उससे ऐसे ही पूछ लिया, और करण से बात हुई इधर? उसका दोस्त जो अस्पताल में था वो कैसा है? विश्वनाथन ने जवाब दिया, यार क्या बताऊं, मैंने करण को इधर कई बार कॉल किया पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। अब कार्तिक चौंका। पूछने पर विश्वनाथन ने जो बताया उसने कार्तिक के होश उड़ा दिए। उसने बताया कि यार मैच वाले दिन रात को ही करण ने मुझसे 25,000 रुपए लिए थे अपने उसी दोस्त के इलाज के लिए, ये कहकर कि वह मेरे पैसे 2 दिन बाद ट्रांसफर कर देगा, पर उसके बाद से वह मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। कार्तिक ने भी अपना किस्सा बताया। इसके बाद दोनों का शक यकीन में बदल चुका था। अब कार्तिक ने कॉन्फ्रेंस पर श्वेतांग को भी कॉल में ले लिया। पूरी बात सुनकर श्वेतांग भी परेशान हो गया। उसने बताया कि उस दिन कार्तिक पहले ही टेंशन में लग रहा था, इसलिए मैंने बताया नहीं कि पिछले हफ्ते ही मैंने भी करण को 25,000 दिए हैं, पर कल रात को मैंने उसे कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया। अब श्वेतांग भी परेशान हो गया, क्योंकि करण को सब
उसके दोस्त के रूप में ही जानते थे। यह तय किया गया कि पता लगाया जाए कि उसने और किस किस से पैसे लिए हैं। पता चला कि और भी 3 लड़कों से इसी तरह 10-15 दिन के भीतर ही करण ने काफी पैसा लिया है। बात अब खुल चुकी थी। लड़कों को जैसे ही पता चला, नेट खंगाले जाने लगे और फिर सामने आया एक ऐसा सच जिसकी किसी ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं करी थी। इंटरनेट करण प्रभाकर के कई कारनामों को अपने भीतर सहेजे था। दक्षिण भारत में कितने ही लोगों से ब्रोकर करण प्रभाकर ने डिजाइनर घर देने के सपने दिखाकर एडवांस के रूप में कई लाख रुपए ऐंठे थे और फिर इनकम्युनिकेटो हो गया था, यानी संपर्क रहित हो गया था। बुजुर्गों और बॉर्डर पर देश की सेवा करने वाले लोगों तक को करण ने नहीं छोड़ा था और फरार हो गया था। इसके कुछ दिन बाद श्वेतांग के पास करण का मैसेज आया कि मैं बीमार था। फोन मेरी माँ के पास था, इसलिए पिक नहीं कर पाया। कार्तिक का भी फोन कई बार मेरे पास आया है, पर मेरी उससे बात नहीं हो पाई है। उसे मेरा मैसेज दे देना कि 2 दिन में वापस आकर उसके और तुम्हारे पैसे देता हूँ। इसके 3-4 दिन बाद ही कार्तिक के फोन में करण का मैसेज आया कि लहरतारा पार्क की तरफ जा रहा हूँ, तेरा कैश भी साथ ला रहा हूँ, तू भी उधर आजा, पैसे ले लेना। करण के इस संदेश ने कार्तिक में जैसे नई जान फूंक दी थी। पूरे समय वो विपाशा और माँ को समझाता रहा कि देखा, मैं कह रहा था ना कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। कार्तिक लहरतारा पार्क जाने के लिए तैयार भी हो रहा था, पर विपाशा अभी भी दिमाग से काम ले रही थी। उसने और माँ ने कार्तिक को अंधेरे में उस सुनसान पार्क की तरफ जाने नहीं दिया, बल्कि थोड़ी देर बाद कार्तिक के फोन से करण को मैसेज भिजवाया कि मैं तुम्हारी बताई लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, किधर हो, आ जाओ। इसके बाद कार्तिक ने करण को कई कॉल भी किए। पहले तो कुछ कॉल्स नॉट रिप्लाइड रही और उसके बाद में फोन काट दिया जाता था। कुछ देर बाद रजाई में दुब के गर्म कॉफी पीते हुए दोनों ने करण का जवाबी मैसेज पढ़ा कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ, तुम घर वापस चले जाओ, मैं कल तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवाता हूँ। सच सामने आ चुका था। करण प्रभाकर एक फ्रॉड यानी ठग था। मोडस ऑपरेंडी जो समझ में आ रही थी वो यह थी कि अच्छा समय लगाकर पहले उसने सबका विश्वास जीता था। इन 1-1.5 वर्षों में उसकी खुद की गुडविल इतनी अधिक हो चुकी थी कि किसी ने इस बारे में किसी दूसरे से बात ही नहीं करी थी। एक बड़ा प्लस पॉइंट करण के पक्ष में यह था कि सबसे उसकी पहचान श्वेतांग के करीबी दोस्त के रूप में हुई थी। चूंकि बड़े आदमी का दोस्त था, तो सभी को उसका दोस्त बनने में गर्व का अनुभव होता था। दूसरे, करण का सबकी केयर करने वाला व्यक्तित्व किसी को भी उसके विषय में गलत नहीं सोचने देता था। इसके अलावा एक विशेष बात यह थी कि वो सामने वाले की अच्छी तरह से रेकी करके ही, जैसे उसका भावनात्मक पहलू, उसका आर्थिक स्तर और उसके सॉफ्ट कॉर्नर्स को माप तौल कर उसी हिसाब से ही रकम की मांग करता था। जैसे कम आयु वाले लड़कों से उसने सिर्फ 4-5 हजार और बड़ों से अधिक पैसे की मांग करी। सामने वाले को उसके स्वभाव के अनुसार झूठी कहानियां सुना सुनाकर उनके हिसाब से ही अर्जेंसी सिचुएशन क्रिएट करता था। इतनी सभ्य और भावपूर्ण तरीके से उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि किसी ने भी इस बात का जिक्र दूसरों से नहीं किया। और उसके बाद सबसे आज, कल, सुबह, 2 दिन के अंदर, बिजी था, परसों भेजता हूँ, अस्पताल में हूँ, बीमार हूँ जैसे वादे कर धीरे धीरे उनके फोन रिसीव करने बंद कर दिए थे। अब इस समय सभी का एक मत से यही कहना था कि करण भैया तो श्वेतांग भैया के खास दोस्त हैं और इतने अच्छे हैं कि हमने उन्हें पैसे देने के लिए दूसरी बार सोचा ही नहीं। यह सच सबके सामने आ चुका था कि फ्रॉड करण प्रभाकर ने कई लोगों को ठगा है। हालांकि अब तक करण इन सब के लिए भी इनकम्युनिकेटो हो चुका था। परेशान तो सभी थे, पर शिकारी अब तक शायद नई उड़ान भर चुका था, किसी नए शिकार को अपना निशाना बनाने के लिए। कार्तिक का उतरा चेहरा माँ और विपाशा से देखा नहीं जाता था, पर कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। दोनों जानती थी कि कार्तिक की यह हालत पैसे जाने से अधिक अपने प्रिय दोस्त के द्वारा छले जाने की वजह से है। खैर,
समय से बड़ा कोई मरहम नहीं है। 2 वर्ष बीत चुके थे। सभी इस दुखद प्रसंग को भूल अपने जीवन में व्यस्त हो चुके थे। लेक जोन ब्लास्टर्स में भी फुटबॉल के मैचेस वैसे ही चल रहे थे। शामें धमा चौकड़ी और शोर शराबे से गुंजार रहती थी। करण की अब किसी को याद भी नहीं आती थी, सिवाय एक के, कार्तिक के। कार्तिक में अब कई बदलाव आ चुके थे। किसी की मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहने वाले कार्तिक ने अब किसी भी जरूरतमंद या संस्था की मदद करना बंद कर दिया था। उसे अब किसी भी गरीब की मजबूरी सच नहीं लगती थी। यही सोचता था कि उसे झूठ बताया जा रहा है। कार्तिक के मुताबिक अब वह लोगों द्वारा और अधिक बेवकूफ नहीं बन सकता। धीरे धीरे जिंदगी पुराने ढर्रे पर वापस आ गई थी। ये वर्ष के अंतिम सप्ताह की एक सुबह थी। कार्तिक का फोन घनघनाया। मीठी नींद से जाग नींदी आंखों से देखा। स्क्रीन पर जो नाम फ्लैश हो रहा था उसने एक ही झटके में कार्तिक की पूरी नींद उड़ा दी, पर फोन उठाया नहीं उसने। फिर से सोने की कोशिश करने लगा, पर असफल रहा। कुछ देर बाद फोन फिर बज उठा। इस बार हाथ रजाई से बाहर निकाल फोन काट दिया उसने, पर दिल में पुराने घावों की टीस फिर ताजी हो उठी थी। फोन स्विच ऑफ करने ही वाला था कि बदमाश एक बार फिर बज उठा। इस बार दिमाग के सख्ती से मना करने के बावजूद उंगलियों ने फोन रिसीव कर लिया था। बिस्तर पर चुपचाप बैठा कार्तिक फोन कान से लगाए दिल में उठे भूचाल को संयत करने का प्रयास कर रहा था। फोन के दोनों ओर निशब्दता थी। कुछ पल की खामोशी के पश्चात गला खंखारने के साथ करण की दर्द भरी आवाज आई। माफ कर दे यार, जानता हूं जो मैंने तेरे साथ किया है वो माफी के काबिल नहीं। तेरा भरोसा तोड़ा है मैंने, पर दिल से दोस्त माना था तुझे। कई बार मन किया कि कम से कम तुझे तो असलियत बता दूं, पर हो नहीं पाया यार। तेरे साथ करना ही नहीं चाहता था मैं ऐसा, पर बस पता नहीं कैसे हो गया यार, समझ नहीं आया। बिलीव मी, बहुत कोशिश की यार मैंने। तुझसे तो मुझे पैसे लेने ही नहीं थे। पता नहीं कैसे तू इस लूप में आ गया। पता नहीं क्यों मैंने अपने अंदर की आवाज नहीं सुनी। पर जानता है कार्तिक, उसके बाद से चैन ही नहीं मिला मुझे। कार्तिक मेरे भाई, मुझे सही रास्ता दिखा दे यार, बहुत परेशान हो गया हूँ। पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी जिसने कार्तिक को बोलने पर मजबूर कर दिया। अगली आने वाली आवाज कार्तिक की थी। अपनी धीर गंभीर सधी वाणी में कार्तिक कह रहा था, जानते हो करण, पहले ब्लैक और वाइट यानी गुड और बैड बिल्कुल अलग होते थे, अलग अलग रहते थे। सबसे पहले सतयुग में गुड और बैड अलग अलग लोकों में रहते थे। जैसे देवता यानी गुड स्वर्ग लोक में और राक्षस यानी बैड पाताल लोक में रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में ये दूरी थोड़ी कम हुई, यानी गुड और बैड एक ही लोक में, परंतु अलग अलग एनवायरनमेंट या अलग अलग परिवारों में रहने लगे। जैसे राम और रावण के परिवार और संगी साथी। इसके बाद यानी द्वापर युग में ये दूरी और भी कम हो गई। अब गुड और बैड के बीच का फासला और अधिक कम हो गया और ये एक ही परिवार में दिखने लगे, जैसे पांडव और कौरव, और इनके बीच लड़ाइयां होने लगी। फिर आया कलयुग यानी आज का युग जिसमें हम रहते हैं, जब एक ही मानव के अंदर गुड और बैड दोनों मौजूद हैं। यानी हम में से हर इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों ही मौजूद हैं। मतलब हम सबके अंदर वाइट और ब्लैक का समन्वय है। यानी आज हम सबके अंदर ग्रे मौजूद है। हालांकि कलयुग में रहने वालों के लिए यानी आज के इंसान के लिए ये मुश्किल है, पर फिर भी जो व्यक्ति अपने ग्रे में से ब्लैक को दबाकर वाइट को फॉलो कर लेता है वही जिम्मेदार और समझदार है, वही गुड है यानी अच्छा है। और जो नहीं कर पाता, जिसके अंदर के ग्रे का ब्लैक हिस्सा यानी काला रंग या अवगुण या जिसे दुष्टता कह सकते हैं,
ओवर पावर कर जाती है, वह गलत रास्ते की ओर मुड़ जाता है। पर करण ये गलत रास्ता उसे चैन से नहीं रहने देता। हाँ यार, मैं भी नहीं रह पाया। कितनी बार मैं तेरे सामने सब कुछ कन्फेस करना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। उल्टे ये सब हो गया। आराम नहीं आएगा मुझे यार जब तक तू माफ नहीं करेगा। बोलते हुए करण फूट फूट कर रो रहा था। इधर फोन के इस पार कार्तिक के भी आंसू टपक रहे थे। कुछ पल की खामोशी के बाद कार्तिक ने कहा, मिलते हैं, कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। तय हुआ कि आने वाले रविवार को दोनों पास वाले मॉल के कॉफी हाउस में मिलते हैं। पर अगली सुबह कार्तिक के फोन में एक लंबा सा मैसेज आया हुआ था। कार्तिक ने पढ़ा, खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। आने वाले नए साल के लिए रेजोल्यूशन है मेरा। चाहता हूँ जब बाहर आऊं तब अपने अंदर के ग्रे में से व्हाइट को ही अपनाकर बाकी जिंदगी जीऊं, बिल्कुल तेरी तरह। और उधर अखबार में खबर छपी थी, लाखों का घोटाला करने वाला फ्रॉड करण प्रभाकर पुलिस की गिरफ्त में। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।